हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंटरेक्शन में। एंड माय नेम इज लक्ष्य। आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल दैट्स नीट निकेतन। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉप 50 PYQs के बारे में। यस, जो पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा पुराने सवाल नहीं लिए हैं बिकॉज ये चैप्टर जो है इट्स अ चैप्टर जिस पे आपको सिर्फ NCERT पे ही स्टिक होना है। NCERT से बाहर मैंने पढ़ाया भी नहीं है और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। इट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर जिसमें आपको सारी बातें थोड़ा बहुत थ्योरीज में ज़्यादा है ना, तो आपको बातें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, नहीं देखा तो मैं इसका एक वन शॉट जो है थ्योरी वाला वन शॉट वो मैं डाल दूंगा। बट एज ऑफ नाउ हम कोशिश करेंगे कि यार इस चैप्टर में सवालों के थ्रू ही हम इसकी थ्योरी कवर कर लें। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो हम हर सवाल को देखेंगे, हर सवाल को एनालाइज करेंगे, है ना। मैं स्क्रीन से हटूंगा, आप क्वेश्चन को टाइम देंगे एंड देन यू विल जस्ट, है ना, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। ठीक है, साथ में हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जान रहे होंगे। तो ऐसी कुछ कोशिश है हमारे आज के इस लेक्चर में। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस चैप्टर को कुछ सवालों के साथ रिवाइज करते हैं। ओके, तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई मूव करते हैं सवालों के साथ। और सबसे पहला सवाल आपके सामने है, मगर इस सवाल पे आने से पहले मैं आपको बता दूं यार, जैसे कि हर सेशन में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, है ना, ताकि आप उस चैप्टर को सवालों के साथ तो रिवाइज कर ही रहे हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट या कुछ आप सोचना याद करना चाहते हैं या फिर आपके माइंड में कुछ डाउट है, शंका है, तो आप सिंपली शॉर्ट नोट्स पे जाके उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। और इसके शॉर्ट नोट्स जो है मैंने बनाए कुछ इस तरीके से ताकि आप इजीली उसे कंपेयर कर पाएं, बिकॉज इस चैप्टर में कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो जैसे मोनोकॉट्स और डाइकॉट रूट, इन दोनों को आप साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और वो भी ऑर्डर वाइज मैनर में, कि एपिडर्मिस पहले है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर टिश्यू है। तो आप सीक्वेंशली इसको कंपेयर कर सकते हैं। और कुछ कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है ताकि आप इजीली रिमाइंड कर पाएँ, है ना। और जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप कंपेयर करके बताओ मुझे डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के अंदर, तो जो उसके मेन डिफरेंस वाले पॉइंट है वो भी टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कि जैसे हम बात करें जाइलम फ्लोएम में, ठीक है, तो आपको पता है कि डाइकॉट रूट में आपको मिल जाएगी डायआर्च कंडीशन, ठीक है, 2 आर्च की कंडीशंस मिलेगी। लेकिन वहीं पे आप मोनोकॉट की बात करो तो आपको बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, तो मतलब पॉलीआर्च कंडीशन है, ठीक है। वहीं आप बात करो पिथ, तो इसमें बहुत स्मॉल है और इनकंस्पिशियस है, और इसमें लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। तो जो मेन डिफरेंसेस हैं उसके पॉइंट्स मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो जैसे आप मोनोकॉट स्टेम को यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बच्चों के हाथ पर कांप जाते हैं वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इन नोट्स को एक बार जरूर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी बेस्ट फॉर यू। और बाकी मैं इन्हीं नोट्स के थ्रू आपको एक और सेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं इस चैप्टर को वन शॉट में थ्योरेटिकल वे में, मतलब इसकी थ्योरी जो है ना वो मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी को हम सवालों का सिलसिला करते हैं शुरू। और सबसे पहला सवाल आपके सामने जो है, मैं सवाल लिखता हुआ चलूंगा। आई होप कि आप भी एक शीट ऑफ पेपर लेके बैठे होंगे, वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और उसका जवाब भी दे रहे होंगे, ठीक है। और फिर बाद में आप उन आंसर्स को क्रॉस चेक करना कि आपके कितने सवाल सही थे और कितने सवाल गलत थे। तो एट द लास्ट हम अपने आप को मार्क्स भी दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म या फिर फैलोडर्म। तो गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन। ये आपका नीट 2017 में आया हुआ सवाल है, तो बड़े ध्यान से लगाना। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देखा होगा आंसर। लेट्स डिस्कस इट टुगेदर। देखो, वेस्कुलर कैम्बियम की बात की जा रही है। अब आप जानते हैं वेस्कुलर कैम्बियम जो है, ये तो हमने एक तो पढ़ा है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। एक हम जानते हैं कि आपकी जो रूट होती है ना, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट और स्टेम होती है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके पास ओपन और क्लोज टाइप के आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे मैं आपको हल्का सा रिवाइज कराऊं तो आपको पता होगा कि यार ये अलग अलग कंडीशंस हैं आपके पास वेस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशंस है वेस्कुलर बंडल्स की, जो आपके पास रेडियल हो सकते हैं। जनरली रूट में आपको रेडियल्स देखने को मिलेंगे, रेडियल
इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि आप कहीं भी एक रेडियस ड्रॉ करोगे तो एक फ्लोएम या फिर एक जाइलम जो है वो इस तरीके से डाइसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये होता है रेडियल कंडीशन। वहीं पे हम बात करें कॉन्जॉइंट की, तो कॉन्जॉइंट दो तरह का होता है, एक होता है कोलेट्रल, एक होता है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में क्या होगा, फ्लोएम फ्लोएम ऊपर और बीच में जाइलम। एग्जाम्पल है आपका कुकुम्बर। ठीक है, कुकुरबिट्स फैमिली में आएगा। और कोलेट्रल की बात करें, कोलेट्रल में दो होंगे, क्लोज या फिर ओपन। ओपन किस में पाया जाएगा, आपके डाइकॉट्स में, और क्लोज होगा मोनोकॉट्स में, है ना। क्या मतलब है क्लोज का और ये ओपन का, इसका मतलब है कि कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो कैम्बियम प्रेजेंट है देन इट्स ओपन, नहीं है तो फिर क्लोज। तो यहाँ पे भी कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब कैम्बियम की बात यहाँ पे भी हो रही है, जिक्र यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या सर हम पूरा चैप्टर रिवाइज करें इस सवाल के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके चैप्टर में कैम्बियम बहुत जगहों पे है ना। तो आपको हर जगह पे सोचना मुश्किल होगा, तो एक काम करो कि आप ऑप्शंस पढ़ लो। इस ऑप्शन से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हाँ भाई मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है इस सवाल को। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये पैरिडम की बात कर रहा है, फेलोडम की बात कर रहा है, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ से सवाल पूछा गया है। तो हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ पे ही स्टिक रहना है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताऊं तो आप जानते हैं एक होता है डायोकॉट, डाइकॉट रूट, एक होगी मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, सॉरी डाइकॉट रूट। ये होगी डाइकॉट रूट, ये होगी डाइकॉट स्टेम। आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो आपके मोनोकॉट्स में तो होती ही नहीं है, सिर्फ डाइकॉट में होती है। तो डाइकॉट में ये कंडीशन होगी, एक रूट की और एक स्टेम की। आपको पता है डाइकॉट रूट में कैसी कंडीशन मिलती है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल। इस पेरिसाइकिल के अंदर डेवलप हो चुका होता है क्या, कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। क्या डेवलप हो चुका है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये है वेस्कुलर कैम्बियम। और अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यार सेकेंडरी ग्रोथ में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये सेकेंडरी नेचर का होता है, प्राइमरी नहीं होता। बस ये प्राइमरी टिश्यूज के बनने के बाद फर्स्ट टाइम बनता है, ये पहले से प्रेजेंट नहीं था, ये बाद में बनता है। तो इट्स अ सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया, सेकेंडरी कैम्बियम। वहीं अगर मैं बात करूं डाइकॉट स्टेम के बारे में, तो स्टेम में कुछ ऐसी कहानी है कि यार ये हमारे पास सेम पेरिसाइकिल है और इसके अंदर जो है आपका अगेन कैम्बियम डेवलप हो चुका है। लेकिन इसका जो कैम्बियम है वो कैसा है, वो प्राइमरी भी हो सकता है, आधा प्राइमरी है और आधा सेकेंडरी है। कि इसमें ऑलरेडी आप जानते हैं स्टेम के अंदर ऑलरेडी कैम्बियम प्रेजेंट था, है ना। आपको याद हो तो कॉन्जॉइंट कंडीशन में, है ना, क्लोज। तो डाइकॉट में तो क्लोज कंडीशन होती है। तो डाइकॉट में अगर ऐसी वाली कंडीशन है वेस्कुलर बंडल्स की कि ये हो गया कैम्बियम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, तो कैम्बियम देखो पहले से प्रेजेंट है। तो इसमें आप कहोगे प्राइमरी कैम्बियम भी है और सेकेंडरी कैम्बियम, दोनों की कंट्रीब्यूशन से बना है। तो प्राइमरी कैम्बियम और सेकेंडरी कैम्बियम, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से बना है इस वाले का डाइकॉट स्टेम का वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो आपको पता है कि कैम्बियम के ऊपर क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका, और सबसे ऊपर क्या था पेरिसाइकिल के नीचे आप जानते हैं होता है प्राइमरी फ्लोएम। और प्राइमरी फ्लोएम जो आपका कैम्बियम है, कैम्बियम के ऊपर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, बिकॉज दिस कैम्बियम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी तो पहले से था, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। ऐसे ही आपको पता है सेंट्रल में क्या होगा, सेंट्रल में होगा जाइलम। कैसा वाला, प्राइमरी वाला, जो बहुत कम बचा है इस टाइम पे बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये होगा आपका प्राइमरी जाइलम। और इस कैम्बियम के जो नीचे वाला पोर्शन होगा, ये कैम्बियम नीचे की तरफ बनाएगा और आगे की तरफ बाहर की तरफ भी डिवीजन करेगा। तो अंदर की तरफ डिवीजन करके क्या बना देगा, ये बना देगा सेकेंडरी जाइलम। और बीच में पिथ अगर होगी तो वो बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव। यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी सेम है कि यार बाहर की तरफ बन जाएगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम और ऊपर तो आप जानते हैं प्राइमरी फ्लोएम तो है ही, ठीक है। सेम अंदर की बात करें तो अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पे बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम और सबसे सेंटर में आप जानते हो कि प्राइमरी जाइलम तो है ही। ये कंडीशन होती है आपकी मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम की, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपकी इंटरस्टेलर डेवलपमेंट, मतलब कि पेरिडम या फिर एंडोडम के अंदर जो डेवलपमेंट होनी होती है वो ये होती है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेलर डेवलपमेंट भी होती है। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा स्टेलर डेवलपमेंट,
एक्स्ट्रा स्टेलर का मतलब क्या होता है कि लाइक इफ दिस इज द डाइसेक्शन ऑफ अ रूट, तो आपको पता है कि इफ दिस इज द एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो भी रीजन है उसे आप कहते हो स्टेलर रीजन। तो अगर मैं इसके बाहर वाले रीजन की बात करूं, जैसे कॉर्टेक्स हो गया, एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस अगर है तो या फिर नहीं है तो ठीक है, तो वो वाला जो वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे क्या आप जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये जो डाइकॉट और ये जो आपके पास स्टेम और रूट है, ये अंदर से ग्रोथ चालू हो चुकी है, ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ शो कर रहे हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो ये अंदर से फैलेगा, अंदर से बड़ा होगा, तो बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस है वो तो लिमिटेड है, वो तो बंद हो रखी है, तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे कि एक्स्ट्रा स्टेलर डेवलपमेंट में आप देखोगे कि जो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है वो फटना स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज अंदर से ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जा रही है। अब ये तो गड़बड़ है, अगर बाहर से ये फटना स्टार्ट हो गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे आपके हाथ या आपकी स्किन है एपिडर्मिस, अगर ये फट गई तो फिर यहाँ से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सेम अगर बाहर की एपिडर्मिस ही फट चुकी है तो इसे जोड़ना पड़ेगा, इसे हील करना पड़ेगा। तो इसको हील करने के लिए आप जानते हैं कि अगर मैं ये वाला पोर्शन आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हमारे पास होगी कैम्बियम, ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, दीज आर नथिंग बट दीज आर, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूं ताकि चैप्टर भी रिवाइज हो जाए आपको, है ना। तो अगर आपको ये आता है तो आप फटाफट से इसे स्किप कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, मगर मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ कि आपको पता है कि ये एपिडर्मिस है, अब ये फट चुकी है बाहर से। तो अगर इतने वाले सेक्शन को मैं आपको जूम करके दिखाऊं, या ये वाला सेक्शन जूम कर लेते हैं, तब देखोगे कि यार ये वाला पार्ट यहाँ से फटा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर आप जानते हैं नीचे होगा कुछ आपके पास, क्या नीचे होंगी कॉम्पैक्टली अरेंज कॉर्क कैम्बियम सेल्स जो डिवाइड करके सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल थी, तो ये हो गई कॉर्क कैम्बियम सेल्स, जिसे आप एक और नाम से जानते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ जो सेल्स बनेंगे वो कौन सी सेल्स होंगी, वो होंगी बड़ी बड़ी सेल्स बन जाती है। यहाँ पे कौन सी सेल्स बन जाती है, बड़ी बड़ी सेल्स बन जाती है लैग्निफाइड, दीज आर डेड लैग्निफाइड सेल, जो कि जिसे आप कहते हो कॉर्क, दीज आर डेड एंड लैग्निफाइड, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ जो सेल्स बनेंगी, दीज आर द सेल्स जिसे आप कहोगे, ये जो है इसे आप कहते हो क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इन्हीं तीनों के अलग अलग नाम भी हैं, इन्हीं तीनों के अलग अलग नाम भी है। जैसे इस वाले को कॉर्क को आप कहते हो क्या, फैलम, इसे आप कहते हो फैलोजन, इसे आप कहते हो फैलोडम, और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिडम, पेरिडम, ठीक है। तो आई थिंक फैलम क्या होता है, फैलोजन क्या होता है और फैलोडम क्या होता है, ये समझ चुके हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस लैग्निफाइड डेड सेल की लेयर बना दी ताकि बाहर से कोई अगर आई भी तो इस लेयर को क्रॉस ना कर पाए। हमने सील कर दिया इसको, यहाँ से हमने इसको सील कर दिया, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे डेवलप होती हैं। आई थिंक ये जो तीन नाम थे, अब इन तीन का नाम का आप मतलब जानते होंगे, पेरिडम क्या होती है, फैलोडम्स क्या होती है, सेकेंडरी जाइलम आप जानते हैं, ये सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं आपके, सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी फ्लोएम क्या है ये भी आप जान चुके हैं। अब देखते हैं सवाल का जवाब, है ना। मैं हर सवाल में इतना कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मगर ये एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड 5 सवाल आएंगे, तो 5 सवाल हम यूं कर देंगे, ठीक है। अब देखो वेस्कुलर कैम्बियम जो है नॉर्मली क्या बनाता है, तो आपको पता है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम आप जनरली लिखोगे क्या वो प्राइमरी फ्लोएम बनाता है, तो ये है प्राइमरी फ्लोएम, इसको वेस्कुलर कैम्बियम ने नहीं बनाया, ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट था। क्या वेस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम बनाता है, बिल्कुल सही, सेकेंडरी जाइलम देखोगे तो किसने बनाया है, इसको वेस्कुलर कैम्बियम ने ही तो बनाया है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जानते हो पेरिडम हो गया और फैलोडम्स हो गए, ये आप जानते हैं कौन बना रहा है, ये कॉर्क कैम्बियम बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जवाब था। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन। रूट हेयर्स कहां से बनते हैं, तो आपको पता है कि लाइक ये रीजन हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, इसमें नीचे होगा रूट कैप, दिस इज द जोन ऑफ मेरिस्टेम एक्टिविटी, दिस इज व्हाट वी हैव जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड एट द लास्ट वी हैव द जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपको पता होगा कि यहाँ पे लेटरल रूट्स जो हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
और पेरिसाइकिल से आपकी लेटरल रूट्स निकलती हैं। बाय द वे द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, तो रूट हेयर्स कहाँ से निकलते हैं, तो आप जानते हैं कि मैचुरेशन जोन से आपकी रूट हेयर्स की डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन 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 एक बात नई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, मतलब वो पेरिसाइकिल से नहीं बनते, या उसमें अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो वो पेरिसाइकिल से होके नहीं जाएगा, वो बाहर बाहर के, मतलब जो लेयर है एपिडर्मिस वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन लेटरल रूट में आप जानते हैं कि वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पेरिसाइकिल के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो लेटरल रूट में डीप एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो अगेन 2017 में आया हुआ सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इनमें से कौन है जो डेड सेल से मिलकर बना है। तो हमने जब जाइलम पढ़ा है, फ्लोएम पढ़ा है, वहां हमने देखा है कि यार डेड सेल्स होती हैं, कुछ आपके पास लिविंग सेल्स होती हैं। मेनली जाइलम जो है वो डेड सेल से बना हुआ है, फ्लोएम जो है वो आपके लिविंग सेल से बना हुआ है ना, तो ये बातें हम जानते हैं। तो कोलेनकाइमा क्या वो डेड सेल है? नो, कोलेनकाइमा जो है एक लिविंग सेल है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हर्बेशियस प्लांट्स में, ठीक है। सेकंड जो फैलम होता है, फैलम हम पढ़ चुके हैं पहले, तो देखा काम आ रहा है ना वो वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था अभी। तो फैलम जो आप जानते हो ये क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि डेड होता है, आपको पता है ना, कि लाइक इफ दिस इज व्हाट वी हैव द कॉर्क कैम्बियम, इसके ऊपर बड़ी बड़ी डेड लिग्निफाइड सेल्स हमने बनाई थी जो कि सीलिंग का काम कर रही थी, सील कर रही थी, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन अंदर ना आ सके। तो फैलम जो है दिस इज व्हाट, दिस इज डेड इन नेचर। आप जानते हैं कि फ्लोएम जो है क्या वो डेड होता है? नहीं, मोस्टली फ्लोएम इज लिविंग। और जाइलम पैरेन्काइमा भी कैसे होते हैं? लिविंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 2017 का सवाल सेम। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द हर्टवुड। अब देखो इसमें क्या है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। तो पुराने जो पेड़ होते हैं ना उनमें क्या होता है, आप देखोगे ना तो आपको सेंट्रल वाले पार्ट में आपको ना कुछ रेडिश पोर्शन दिखेगा उनका, डार्क कलर रेडिश, ठीक है। और इसके पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको लाइट कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाइट कलर। कैसा दिखेगा? लाइट कलर। इस बाहर वाले पोर्शन को आप कहते हो, इस बाहर वाले पोर्शन को आप कहते हो सैपवुड, और अंदर वाले को आप कहते हो हार्टवुड। हार्टवुड, ठीक है। हार्टवुड जो होता है ये आप जानते हैं डार्क कलर का होता है, डार्कन इन कलर। सेकंड आप कहोगे कि ये रेसिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, रेसिस्टेंट टू माइक्रोब्स, या किसी भी पैथोजन की आप बात कर सकते हो, पैथोजन, ठीक है, माइक्रोब, ठीक है। तीसरा आप जानते हैं ये कंडक्शन नहीं करता, नो कंडक्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और आप जाओ, आप कह सकते हो कि ये डेड पार्ट है, इट इज अ डेड। तो काम क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसे खाना दे दो, खाना स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो स्टोरेज काम हो जाएगा इसका। वहीं अगर हम बात करें सैपवुड की, तो सैपवुड जो है ये कंडक्शन में काम आता है। कंडक्शन के अलावा आप कह सकते हो कि ये डेड नहीं है, ये लिविंग है, लाइट कलर का होता है, तो कुछ इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो डेडवुड और आपको आई थिंक सैपवुड समझ में आ गया। तो बात करें इट इज हाईली ड्यूरेबल, तो क्या हार्टवुड जो है ये हाईली ड्यूरेबल है? लेकिन हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यस, इट इज हाईली ड्यूरेबल। इकोनॉमिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर लेता है, कोई माइक्रोब इस पे नहीं लगते हैं, और पैसा अच्छा पैसे में बिकता है ये, ठीक है। तो हाईली ड्यूरेबल बिल्कुल सही है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, नो, ये पानी कुछ कंडक्शन नहीं करता, ये बस मर चुका है और अभी बस स्टोरेज करेगा और हार्ड स्ट्रक्चर है, सपोर्ट देगा। तो एक और काम है इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हम कहेंगे यार दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, कह रहा है इट कंप्राइजेस द डेड एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिट हेयर, तो हाँ इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि आपका रेजिन्स हो गए, है ना, तो जो प्लांट के जो भी वेस्ट हैं वो वेस्ट यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां सवाल, आराम से चलेंगे मगर हर एक बात समझते हुए चलेंगे, है ना। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स जो होता है वो एक रीजन है, कहाँ पाया जाता है? एंडोडर्मिस एंड स्टील
स्टेलर रीजन के बीच में, या फिर पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, या एंडोडर्मिस एंड पिथ, और एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। तो गिव अ अटेम्प्ट टू दिस क्वेश्चन और फिर हम देखते हैं आपके 2016 में आया हुआ सवाल। देखें तो कॉर्टेक्स आप जानते हो कि इफ दिस इज द पार्ट, किसी भी हमने स्टेम का रूट का एक डाइसेक्शन किया है हमने, है ना, ये डाइसेक्शन हमने किया है। तो इस डाइसेक्शन में आप देखोगे कि सबसे ऊपर क्या होगा, एपिडर्मिस, इसके अंदर अगर को होगी तो हाइपोडर्मिस होगी। जनरली आपको पता है रूट में नहीं पाई जाती हाइपोडर्मिस। स्टेम के मोनोकॉट के अंदर ये स्केलेनकाइमा से बनी होती है और डाइकॉट के अंदर ये कोलेनकाइमा से बनी होती है। ये हो गई हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो आप जानते हैं रूट में एब्सेंट होगी, ठीक है, ये रूट में एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन स्टेम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है आपकी, दैट नेक्स्ट लेयर इज व्हाट वी कॉल्ड एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर आएगी आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, है ना, पेरिसाइकिल हो जाएगा, पेरिसाइकिल, और फिर नीचे क्या होगा, अंदर होगा इसका वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल। और अगर आप देखो तो यार आपकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, है ना, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस और ये जो एंडोडर्मिस है, इसके बीच का जो रीजन है यहां भरा होता है क्या आपका, यहां भरा होता है ग्राउंड टिश्यू, या जिसे आप कॉर्टेक्स कह सकते हो, ठीक है, या जिसे आप कॉर्टेक्स कह सकते हो। तो दिस इज द रीजन विच इज फिल्ड विद द कॉर्टेक्स। हो गया रिवाइज, इजी है, नॉट सो टिपिकल। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एपिडर्मिस और स्टेलर। स्टेलर क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर वाला सारा रीजन, तो यहां से लेके यहां तक का रीजन क्या होगा, स्टेलर होगा, ठीक है। तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वहां पे क्या होता है आपका, कॉर्टेक्स पाया जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहे हैं बैलून शेप स्ट्रक्चर्स फाउंड विच आर कॉल्ड एज अ टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होते हैं, आपको ये हार्टवुड याद है ना, ये आपकी हार्टवुड थी। हार्टवुड के अंदर आप देखोगे कि यार इसके अंदर जो कुछ ये जाइलम है, दिस इज व्हाट वी हैव, वेस्कुलर बंडल या वेसल्स, वेसल्स तो होंगे ना कंडक्शन के लिए, ठीक है, हार्टवुड में काम की नहीं होंगी मतलब, है ना, बट स्टोरेज करेंगी। कैसे करेंगी कि इसके आसपास जो पैरेनकाइमा सेल्स जमा हो रखी होंगी ना, उन पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर एंटर कर जाती है इसके अंदर, ये हार्टवुड के अंदर, और ऐसे ना बबल शेप स्ट्रक्चर्स बना लेती है। समझ रहे हो, ये जो आपके पास पैरेनकाइमा सेल्स हैं, इनके अंदर से इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल के वो इस रेडवुड में घुस जाता है और यहाँ पे स्टोरेज काम कर लेता है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है भर चुके हैं किसके, वेसल्स के अंदर। ये क्या है, ये पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है किसके अंदर, आपकी रेडवुड के अंदर, तो अब सॉरी हार्टवुड के अंदर, ठीक है। अब सवाल पे अगर हम आए तो ये कह रहा है कि बताओ बैलून लाइक शेप जिसे आप टाइलोसिस कहते हो, इन्हें कहते हैं टाइलोसिस, ठीक है, वी कॉल देम टाइलोसिस, टाइलोसिस, ठीक है। तो अगर हम देखें टाइलोसिस जो है, दीज आर ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स, नो। कैरेक्टराइज ऑफ द सैपवुड, नो, हार्टवुड की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा इनटू द वेसल्स, या फिर आर लिंक टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू द वेसल्स। तो ऑप्शन नंबर सी, ये एक्सटेंशंस हैं किसके, जाइलम पैरेनकाइमा के जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, किसके अंदर, वेसल्स के अंदर, ठीक है, उन्हें कहते हैं टाइलोसिस। अब एक सवाल और भी आ सकता है कि बताओ टाइलोसिस जो है वो आपके सैपवुड की कैरेक्टरिस्टिक है या फिर आपके रेड हार्टवुड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्टवुड, ठीक है। ये सवाल भी आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड एज। तो गार्ड सेल्स को सराउंड करने वाली कौन सी सेल्स होती हैं, तो आपको पता है दीज आर सब्सिडरी सेल्स, है ना। तो आपको पता है दो तरह का हमारे पास स्टोमेटा होगा, यहाँ मेंशन है क्या, डाइकॉट या मोनोकॉट, नहीं कोई बात नहीं। आपको पता है डाइकॉट लीफ के अंदर और मोनोकॉट लीफ दोनों में ही आपको स्टोमेटा मिलेगा। मोनोकॉट में बस डिफरेंस क्या है कि ये डंबल शेप का होता है, इस तरीके का,
दिस इज डम्बेल शेप। वहीं दूसरी तरफ मोनोकॉट्स में कैसा होता है, ऐसा बीन शेप। और इसके आसपास क्या होंगे, इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स पाई जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अपर्चर। दीज आर सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ये हो गई गार्ड सेल्स। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना कि एपिडर्मिस में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही है, सिर्फ गार्ड सेल्स ही है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, ये प्लास्टिड हो गए और ये अपेराइटस हो गया बीच का। तो ये स्ट्रक्चर होता है। और आप जानते हैं कि इस डाइकॉट में जो अंदर वाली जो है थिक होती है, बाहर वाली थिन होती है ना। अंदर वाली थिक होगी, बाहर वाली थिन होगी। इसके आसपास भी क्या होंगी, इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स अरेंज होंगी। सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे भी इस तरीके से लगी हुई। ऐसा नहीं है कि यार हर लीफ के अंदर या हर तरह की जो स्टोमेटा है उसके पास सब्सिडरी सेल्स हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, इनमें आपको मिल जाएंगी कि आपकी सब्सिडरी सेल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। अब कह रहा है रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर। अरेंज करना है आपको आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, मतलब बाहर से अंदर मूव करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम या फिर फ्लोएम इन द फ्लोएम। ठीक है, ये नेक्स्ट पे आएगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब आपके पास पता है कि कॉर्टेक्स आ रहा है, वुड आ रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम और आपका फैलम आ रहा है। वही फैलम सबसे बाहर होता है बिकॉज ये वो पार्ट है जो सीलिंग कॉज करता है ना, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मान लो अगर एपिडर्मिस फटी हुई है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, यहाँ से एपिडर्मिस अगर फट गई है तो सबसे पहले से कौन मिलेगा, सबसे पहले देखिए मिलेगा 4th नंबर का। तो 4th नंबर जो है यहाँ पे सबसे ऊपर बाहर की तरफ लगा हुआ होगा। इसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद आएगा 1st नंबर का सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला पार्ट आप जानते हैं ग्राउंड टिश्यू बढ़ जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे कैम्बियम होगी, कैम्बियम जो है वो उसके ऊपर, कैम्बियम के जस्ट ऊपर क्या होता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहां होगा, फिर आएगा आपका कौन सा, फर्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम, तो 3rd आएगा इसके बाद 3rd। और फिर सेंट्रल में आप जानते हैं, सेंटर में तो क्या होगा हमारे पास, कुछ नहीं होगा, सेंट्रल में आपका वुड होगी। बस वुड को बनाता कौन है, वुड इज द कैरेक्टरिस्टिक। कौन बनाता है वुड को, कैम्बियम एक्टिविटी, कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से वुड बनती है। और कौन बनाता है, जाइलम बनता है। तो प्राइमरी जाइलम तो वैसे भी बहुत कम था, लेकिन सेकेंडरी जाइलम जो सेंटर में था वो डिवाइड कर करके काम करना बंद कर देगा और वो वुड बना देगा। ठीक है, तो सेंट्रल में कौन है आपकी, वुड होगी। सेंट्रल में कौन है आपकी, वुड होगी। दिस इज व्हाट वी हैव द सेकंड ऑप्शन, दिस इज व्हाट वी हैव द सेकंड ऑप्शन। तो 4th, 1st, 3rd और 2nd, 4th, 1st, 3rd और 2nd, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते नहीं है। ये 7 था, ये 8th क्वेश्चन हो गया, रुको, ये 8th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 9th क्वेश्चन। कह रहे द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोनोकॉट रूट की, तो मोनोकॉट रूट जो है आपको पता है कि रूट्स की बात कर रहे हैं, तो अगेन वही रेडियल या फिर कोलेट्रल या फिर आपका सॉरी कॉन्जॉइंट या फिर आपकी कॉन्सेंट्रिक, 3 कंडीशंस होती हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। डाइकॉट में क्या होता है और मोनोकॉट में क्या है, अगर याद हो तो डाइकॉट में कुछ ऐसी कंडीशन होगी, कोलेट्रल है, सॉरी कॉन्जॉइंट है पहली बात तो। एक मिनट, ये रूट की बात कर रहा है क्या, अच्छा रूट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेडियल पाई जाएगी, रेडियल कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम देखें मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर विदाउट कैम्बियम, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम या फिर कैम्बियम सैंडविच बिटवीन द दिस एंड दिस, ओपन वेस्कुलर बंडल्स या फिर आपके स्कैटर वेस्कुलर बंडल्स। तो आंसर होगा ओपन, ओपन 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 ओपन। रुको 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 रुको, वेस्कुलर विदाउट, हाँ वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। ठीक है, इसमें कोई कैम्बियम नहीं पाया जाएगा आपके, इसमें डाइकॉट मोनोकॉट रूट के अंदर आपका कैम्बियम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
कह रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलीडॉन्स आर कंसीडर क्लोज बिकॉज, तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकॉट के अंदर वो क्लोज बनते हैं, क्यों? बिकॉज मैं आपको अब बता दूं कि यार जो डाइकॉट है, पहले नहीं बता पाया था बट बताए बिना रहा भी नहीं जाएगा, है ना। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करें तो डाइकॉट के अंदर जो कंडीशन होती है यहाँ पे आपके पास क्लोज या सॉरी ओपन कंडीशन है, मतलब अगर कोई ये जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन मिल रही है वेस्कुलर बंडल्स की तो बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब ओपन कंडीशन है, मतलब ओपन कंडीशन है। वहीं अगर हम बात करें मोनोकॉट की तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी क्लोज कंडीशन होगी। क्लोज बोले तो इस तरीके से ऊपर आएगा फ्लोएम, नीचे आएगा जाइलम, लेकिन इस बार कोई कैम्बियम नहीं होगा, इट्स अ क्लोज कंडीशन। ठीक है, तो देख लो भाई मोनोकॉट की बात कर रहा है तो देयर विल बी नो वेसल्स विद परफोरेशन, या जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड द फ्लोएम, अ बंडल शीट सराउंड ईच बंडल, या फिर कैम्बियम इज एब्सेंट, तो मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहा है यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड अ डाइकॉट रूट, तो हमारे पास एक डाइकॉट स्टेम है, एक डाइकॉट रूट है। और आपको याद हो तो यार मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकॉट में होती है, और डाइकॉट में डाइकॉट की रूट और डाइकॉट की स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ को हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट अ थिंग टू कीप इन माइंड। बाकी सवाल क्या है मुझे भी नहीं पता। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर विल हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो जहां तक ऑप्शंस हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के ही ऑप्शंस होने चाहिए। देखते हैं, देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम या फिर कॉर्टिकल सेल्स। तो प्रोटोजाइलम आप जानते हैं कि प्रोटोजाइलम जो है ये आपके रूट्स में तो होगा, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम जो ऐसी अरेंजमेंट होती है ना रूट की, एक्सार्च कंडीशन, जहां पे ये होगा मेटाजाइलम और ये होंगे प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ऐसा रूट में मिल जाएगा, लेकिन स्टेम में आपको ये नहीं मिलते। स्टेम में क्या मिलते हैं आपको, ऐसे वाले कोलेटरल कंडीशन। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी रेडियल कंडीशन है। ये फ्लोएम हो जाएंगे, ये जाइलम, मेटाजाइलम है ना, प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ये होता है रूट में। अगर मैं बात करूं स्टेम की तो स्टेम में कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई डाइकॉट होगा तो कैम्बियम होगी, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ये होगा आपकी डाइकॉट कंडीशन इसकी स्टेम की। और अगर मैं बात करूं मोनोकॉट स्टेम तो इसमें ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है किसमें, इन दोनों के अंदर। अदरवाइज आपको पता है कि यार सेकेंडरी जाइलम दोनों में ही होता है, सेकेंडरी जाइलम तो आपको दोनों में ही मिल जाएगा ना। ये आपके पास अगर को ये स्टेम है तो स्टेम आपको पता है कि यार यहाँ पे भी आपका सेकेंडरी जाइलम होगा, बीच में कैम्बियम होगी, इसके बाहर होगा आपका सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सॉरी फ्लोएम जल्दबाजी में, प्राइमरी फ्लोएम, अंदर होगा आपका सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम तो दोनों में प्रेजेंट है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सेकेंडरी फ्लोएम भी दोनों में होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। कॉर्टिकल सेल्स आपको पता है कॉर्टेक्स दोनों में ही होता है ना, नहीं कर पाओगे। तो इसकी मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं द ट्रैकेट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स। ट्रैकरी एलिमेंट्स में क्या आते हैं आप जानते हैं, वेसल्स, ट्रैकेट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बीइंग इनपरफोरेटेड, यस आपको पता है कि ट्रैकेट्स जो होते हैं दे आर इनपरफोरेटेड, इनमें पोर्स नहीं होते हैं। वेसल्स में पोर्स होते हैं, है ना, इनमें नहीं होते, इसलिए दे आर बीइंग इनपरफोरेटेड, ये करेक्ट आंसर है। तो नो परफोरेशन, नो परफोरेशन इन ट्रैकेट्स। तो ये आप इनकी मदद से इसे डिफर या डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रैकेट्स जो है डिफर फ्रॉम, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम आते हैं 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं द लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व। अब लेंटिकल्स क्या है सर, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यार ये वाली सेल्स कौन सी है, कैम्बियम की सेल्स हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पास क्या है, एक डाइकॉट या सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में होती है, तो एक मान लो ये डाइकॉट हमारे पास क्या है, स्टेम है। तो डाइकॉट स्टेम में ये आपके पास क्या है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनती है आपको बताया था मैंने, बड़ी बड़ी लिग्निफाइड सेल्स बनती है, तो डेड सेल्स हैं, और इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कॉर्क। और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे आपको मिलेंगी सेल्स,
जो बहुत बड़ी तो नहीं होंगी, बट हाँ ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब ये क्यों बना? क्योंकि ऊपर से एपिडर्मिस रप्चर हो गई थी। लेकिन मान लो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली सील कर दिया कॉर्ड की मदद से, कॉर्ड क्या आपका डेड सेल्स है, दे आर डेड, दे आर लिग्निफाइड। अगर हमने इसको प्रॉपर्ली सील कर दिया, सांस ले पाएगा क्या? रूट को मान लो सांस की लेने की जरूरत नहीं है इतनी, वो तो ग्राउंड के अंदर है, वो अपना खाना पानी कंडक्शन कर रही है, लेकिन स्टेम को तो सांस लेनी पड़ेगी ना। इसलिए मैंने डाइकॉट स्टेम का एग्जांपल लिया है। जब इसे सांस लेनी पड़ेगी तो सांस लेने के लिए यार ये तो सील हो गया, सांस कहां से लेंगे? तो इसीलिए क्या करती है, ये जो है ये यहां पे कुछ कुछ सेल्स को, है ना, यहां से ये वाले जो सेल्स हैं टफ लैग्निफाइड सेल्स, इनको हटा देगी। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे में भी क्या है, देखो सांस लेने के लिए ये दो ओपनिंग्स तो है ही ना, ये भी तो ओपन है, तो आपको कोई सारा इन्फेक्शन तो यहां से भी हो सकता है। जब इन्फेक्शन यहां से हो सकता है तो इन्फेक्शन यहां से भी हो सकता है, होता भी है। जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, म्यूकस यहाँ पे जम जाता है, जो हमारी नोज को क्लोज कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कुछ टाइम के लिए खोल के रखेंगे। अगर तो मान लो इन्फेक्शन हो गया तो इसे फटाफट से हम सील कर देंगे प्रॉपर्ली, है ना। इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तब तक तो सांस आन दो, कम से कम तब तक तो सांस आन दो। तो सांस आने के लिए हमें ये लेंटिकल्स ये ओपन करने पड़ते हैं। तो दीज आर द मैकेनिज्म जो प्लांट अडेप्ट करता है, ये है इसके लेंटिकल्स, ये है इसके लेंटिकल्स, ठीक है। लेंटिकल्स किसके काम आते हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो एक ट्री की एज आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए यार आप इस्तेमाल करने वाले हो कैम्बियम एक्टिविटी का। कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास जाइलम है, इसमें आपने देखा कैम्बियम एक्टिविटी कैसी है, कैम्बियम एक्टिविटी कैसी है। अब कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है ना इसकी, वो एक्चुअली डिपेंड करती है, वो एक्चुअली डिपेंड करती है सीजन्स पे कि यार सीजन कौन सा है। क्या हमारा विंटर वाला सीजन है या फिर समर है? समर मतलब हमारा अर्ली सीजन है ना, अर्ली सीजन है, या फिर लेट सीजन है। विंटर मतलब लेट। कैसा सीजन है ये डिपेंड करता है, कैसा सीजन है ये डिपेंड करता है। तो जाइलम जो हमने देखा यहाँ पे, ये हमने वुड का एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि वुड के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होगा दैट इज जाइलम वाला, वही तो वुड बन जाता है आगे, वही तो वुड बनता है। इसमें क्या होता है, कैम्बियम एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता रहता है और फिर वो आगे जाके वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब समर वाले केस में क्या होगा, आप जानते हैं कि यार यहाँ पे वेसल्स जो हैं वो कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। क्यों? समर में गर्मी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पार्ट्स हैं, लीव्स हैं हमारे पास, फ्रूट्स हैं हमारे पास, है ना, फ्लावर्स हैं, स्टेम है। अब इन समय पानी पहुंचाना है, तो पानी अगर पहुंचाना है तो यार बड़े बड़े वेसल्स चाहिए होंगे, ज्यादा पानी पहुंचाना है। तो इस केस में, समर वाले केस में क्या होता है, वेसल्स बड़े होते हैं, वेसल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े ऐसे। लेकिन विंटर में क्या आप जानते हैं कि पानी ज्यादा चाहिए नहीं, ट्रांसपिरेशन वैसे भी नहीं होना इतना, गर्मियों में ट्रांसपिरेशन बहुत होता है, इस वजह से बड़े बड़े ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए बड़े वेसल्स होंगे। विंटर में ट्रांसपिरेशन नहीं होना है, इसलिए छोटे छोटे वेसल्स होंगे। तो स्मॉल वेसल्स आप कह सकते हो, छोटे वेसल्स होंगे, ठीक है, छोटे वेसल्स होंगे। और इसी की मदद से आप इन्हीं वेसल्स की जो साइज है उसको देख के आप पता लगा पाओगे कि एक ट्री की, है ना, एक ट्री की या फिर एक वुड की एज क्या है, एक ट्री की या फिर एक वुड की एज क्या है। तो इसे देख के आप पता लगा सकते हो, इसे आप देख के ये बात पता लगा सकते हो। शुड आई क्लोज द लाइट? लाइट से इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक ही है ना। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोमोलॉजी, है ना। इसका पता लगाना, किसी भी ट्री की एज का पता लगाना इज व्हाट वी कॉल एज अ डेंड्रोक्रोमोलॉजी, ठीक है। किसकी मदद से? इन बड़े बड़े छोटे छोटे वेसल्स की मदद से पता लगाना कि कितने पुराना है एक ट्री, हम पता लगा सकते हैं। वी कैन से नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज अ एनुअल रिंग्स। तो इन एनुअल रिंग्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि यार कितना पुराना कोई ट्री हमारे पास है, ठीक है। आते हैं 15 क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो दो होता है, इंटर और इंट्रा, है ना। एग्जांपल में लूंगा किसका, आपके डाइकोट की स्टेम का।
डाइकॉट की स्टेम आप जानते हैं, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स हैं, है ना। इसमें आप जानते हैं दिस इज व्हाट वी हैव द कैम्बियम, बिकॉज क्लोज टाइप है, डाइकॉट की बात है तो भाई ओपन होगा, क्लोज नहीं ओपन, ठीक है। तो ये ओपन है हमारे पास, मतलब बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर होगा फ्लोएम, नीचे होगा जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ठीक है। अब ये है आपका इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम, क्योंकि ये अंदर है, ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी टाइप है। कैसे टाइप है, ये प्राइमरी टाइप है बिकॉज ये स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम से प्रेजेंट है, शुरुआत से ही है ना ये। अब इसके बाद क्या होता है, साइड में इस कैम्बियम के बगल में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ये बन गई सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी और क्या बना देगी, यहां पे बन जाएंगे आपके इंटरफेसिकुलर, जो कि दो के बीच में है, ये दो के बीच में है तो इसलिए आप इसे कहते हो इंटरफेसिकुलर। बॉस नाम पे ध्यान देना है, इट इज इंट्राफेसिकुलर, इट इज इंटरफेसिकुलर, इट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि क्या होता है इंटरफेसिकुलर और क्या होता है इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। तो पूछ रहा सवाल कि डेवलप कहां से होता है, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकिल से, मेडुलरी रेस से, या फिर आपके जाइलम पैरेन्काइमा से। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आपकी मेडुलरी रेस बनी हुई होती है, मेडुलरी रेस बनी हुई होती है और उनकी मदद से ये जो है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है डेवलप होता है, ठीक है, उनकी मदद से ये डेवलप होता है। ये जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये आपकी मेडुलरी रेस जो यहाँ से जारी होती है, इनसे यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है पेरिसाइकिल की तरफ से, ठीक है। वी कैन से मेडुलरी रेस इज द करेक्ट। 16th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक। तो ट्री की ट्रंक जो होता है वो ऐसे चौड़ाई में गिर्थ में इंक्रीज होता है, तो उसका कारण क्या है, इंटरकैलरी नो, लेटरल, फेलोजन या फिर अपाइकल मेरिस्टेम। तो लेटरल ग्रोथ होती है, दैट इज द रीजन फॉर इट्स इंक्रीज इन द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं भाई, 50 करने हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टोमेटल अपैरेटस। कौन सी बात सही नहीं है स्टोमेटल अपैरेटस के बारे में, कि गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, दिस इज नॉट ट्रू। हर बार हर कंडीशन में गार्ड सेल्स के आसपास सब्सिडरी सेल्स हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 18 क्वेश्चन कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ सॉफ्टवुड, है ना, स्पर्मेटोफाइट। सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं उसे, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स की वजह से उसे हम सॉफ्टवुड कहते हैं, ठीक है। 19 कह रहा है क्लोज वेस्कुलर बंडल्स जो है उनके पास क्या नहीं होता। तो क्लोज वेस्कुलर के पास आप जानते हैं कैम्बियम नहीं होगा, बिकॉज वो क्लोज है, ओपन के पास होता है, क्लोज के पास नहीं होता, सिखा चुका हूं पहले, है ना। 20 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो आपने अगर फ्लोएम पढ़ा है तो फ्लोएम और जाइलम, जाइलम में क्या होते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। वहीं फ्लोएम के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो फ्लोएम में आपको मिल जाएगा कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो जो आपके पास कंपेनियन सेल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स, ठीक है। कौन से वाले ई न्यूक्लिएटेड है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इन दोनों में से कौन है जो कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इनमें से कौन ई न्यूक्लिएटेड है ये आपको बताना है। 21 देखते हैं, कह रहे थे कॉमन बॉटल कॉर्क, जो बॉटल्स में ऐसे उठते हैं ना, उसमें जो कॉर्क होता है ऊपर का वो क्या है, इज दिस द डर्मेटोजन, इज दिस फेलोजन, इज दिस जाइलम, इज दिस वेस्कुलर कैम्बियम। तो अगेन यार सेम बात सेम कहानी बार बार रिपीट करी है, आई थिंक याद हो गई होगी। ये आपके पास कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ऊपर क्या होगा, बड़े बड़े लिग्निफाइड कॉर्क, और इस कॉर्क को आप कहते हो क्या, फैलम। इसी को आप कहते हो क्या, फैलम। और ये हो गया कॉर्क कैटेक्स, फैलोजन,
तो सवाल था कि द कॉमन बॉटल कैप जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कौन बनाता है इसको, तो कॉर्क और फेलम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन, क्योंकि इसी से ये बनते हैं आगे जाके, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके 22 आपसे कह रहा है एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट है। डाइकॉट मोनोकॉट रूट को आप कंपेयर करोगे तो पहले याद कर लो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस था। एक तो आपके पास कैम्बियम का डिफरेंस था, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, डाइकॉट में होता है ना। और बाकी कुछ अरेंजमेंट का डिफरेंस था। तो हम कहेंगे कि यार इसमें मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, नहीं सेकेंडरी जाइलम तो होंगे ही नहीं बिकॉज ये मोनोकॉट है, ठीक है। मैनी जाइलम बंडल्स, हाँ ये हो सकता है। आपको पता है कि डाइकॉट रूट के अंदर जो है जाइलम बंडल्स जो होते हैं कैसी कंडीशन होती है, मैक्सिमम डाइआर्क या फिर टेट्रार्क या फिर पेंटार्क भी हो सकता है। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि आपको पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। और पॉलीआर्क मतलब बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो जाइलम भी बहुत सारे होंगे इन द केस ऑफ मोनोकॉट, ये डिफरेंस है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 23 के बारे में। क्या रहता है कॉर्क, कैम्बियम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्या है तो आप जानते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म द पैरिडम, है ना। अब ये नहीं बताऊंगा यार, नहीं आपको पहले बता चुका हूं मैं, कहीं लिखा तो होगा यार हमने, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं तो लिखा होगा। ये देखो ये रहा पैरिडम में ये तीनों चीजें मिला के आप इसे कहते हो पैरिडम। वापस चलें, कहाँ पे थे हम, शायद यहाँ पे थे हम, ठीक है। पैरिडम हो गया, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, पैरिडम बनता है। अगला सवाल 24 कह रहे हैं ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि यह 3 तरह के टिश्यू हैं, ये तो आपने पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़ा है तो ये भी नहीं पता तो फिर क्या ही पता है ना। तो एक इस चैप्टर में आपके पास 3 तरह के टिश्यू थे, एक था वेस्कुलर टिश्यू, एक एपिडर्मल टिश्यू, एक ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू इनको हटा दो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्राउंड टिश्यू होगा। तो वी कैन से ग्राउंड टिश्यू क्या है कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एंडोडर्मिस, नहीं ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर। हाँ जहां एपिडर्मिस और वेस्कुलर नहीं होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ग्राउंड टिश्यू होगा, जैसे कॉर्टेक्स। आते हैं 25th क्वेश्चन पे। तो 25th क्वेश्चन आपसे कह रहा है फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल्स इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू सीव्स एलिमेंट्स फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्रोवाइडिंग द वाटर टू द फ्लोएम, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द सीव ट्यूब्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नहीं है तो ऐड कर लो कोई बात नहीं, है ना, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो आप कहेंगे कि यार देखो जब आपके पास सीव ट्यूब्स हैं, दीज आर सीव ट्यूब्स, ठीक है, और यहाँ होंगे बगल में क्या कंपेनियन सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस है ना, और ये किसी सोर्स से फूड को लेके आएंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, इन सीव ट्यूब्स के अंदर। और सीव ट्यूब्स में आप जानते हो इसमें क्या होता है, सीव प्लेट्स होती हैं, सीव पोर्स होते हैं जिनसे कंडक्शन होने वाला है वाटर का। तो हर जगह पे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, है ना, आपको पता है कि हालांकि फूड इज नॉट द मेन थिंग टू ट्रांसपोर्ट, मेन थिंग इज वाटर, पानी को मेन ट्रांसपोर्ट करना है ना, बिकॉज एरियल पार्ट्स हैं और सारे के सारे एरियल पार्ट्स तो खाना बना ही रहे हैं। बस रूट्स वाला पार्ट है तो रूट वाले पार्ट में खाना नहीं भेजेंगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा मोड़ा खाना भेज के काम चल जाएगा। तो पानी ट्रांसपोर्टेशन इज मेन। मगर यहाँ सवाल है फ्लोएम के बारे में, तो हम कहेंगे कि यार फ्लोएम में जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सीव ट्यूब से, सॉरी कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर, तो वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, ठीक है। तो बगल वाली सेल्स के इसके पास क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, इन कंपेनियन सेल्स के पास दे हैव अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये सोर्स से अमाइनो एसिड्स हो गए या फिर सुक्रोज हो गया, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। खाना बनता जरूर है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसफर होता है सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तीनों ही बातें बड़ी मजेदार है, ठीक है। तो सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और इस तरीके से जो आपकी सीव ट्यूब्स है उनमें खाना ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो हम कहेंगे लोडिंग ऑफ द सुक्रोज, लोड कर दिए सुक्रोज को बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, किसके अंदर, आपकी सीव ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26th सवाल आपके सामने है, कह रहे रेडवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड। तो दोनों में ही डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सैपवुड और रेडवुड में क्या डिफरेंस है, हार्टवुड, सॉरी व्हाई आई एम सेइंग रेडवुड बार बार, आई डोंट नो। देख
तो कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ रे एंड फाइबर्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा हैविंग द डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, या फिर बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो आपको पता है कि जो आपकी हार्टवुड है वो ससेप्टेबल नहीं होती, यहाँ कह रहे हैं ससेप्टेबल होती है मगर वो नहीं होती, उसको नहीं होना, ठीक है। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रे एंड फाइबर्स, दूसरा कह रहा है एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा। तो एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, और प्रेजेंस ऑफ रे एंड फाइबर्स ये भी नहीं होगा। तो जो डिफरेंस मेन होगा इन दोनों में वो क्या है, हैविंग अ डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। हार्टवुड जो है उसके पास कोई कंडक्शन नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज होगा, बिकॉज कंडक्शन नहीं कर रहे तो स्टोरेज कर लेंगे, यही काम है ना। और दूसरी तरफ जो आपके पास सैपवुड है वो कंडक्शन करने वाले हैं लेकिन स्टोरेज नहीं करने वाले, तो एक दूसरे के लाइक यू नो दे आर लाइक ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। जस्ट लाइक भाई बहन, एक दूसरे को पकड़ के पीट देते हैं अच्छे से, भाई बहन एक साथ, डजंट साउंड्स गुड है ना, सुनने में अच्छा नहीं लगता। ओके, दोनों को फाइटिंग चाहिए। तो द ओल्डर ट्रीज शोज टू कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका आंसर है। आप एक बार रीड कर लेना इसको, है ना। यहाँ पे सैपवुड के बारे में और हार्टवुड के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी, ठीक है। तो वी हैव डन द 26 क्वेश्चन। 27 पे आते हैं। 27 क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम, इनमें से कौन सी वाली एक लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। तो लेटरल आप जानते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, और फैलोजन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, और इंटरफेसिकुलर भी जो है कैम्बियम ये भी ग्रोथ करवाती है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आप जानते हैं कि इफ दिस इज द बैम्बू, और बैम्बू में हमारे पास क्या है, एक नोड दूसरी नोड, तो यहाँ पे इस जगह पे प्रेजेंट होता है कौन, यहाँ पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी। तो आप कहेंगे कि ये है जो सेकेंडरी ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहा, ठीक है। तो दिस इज 27। आता है 28 क्वेश्चन पे। 28 सवाल कर रहा है, शेफ द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन द जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्शन पानी का कौन करवाता है, इज दिस वेसल्स, इज दिस फाइबर्स, या ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, या ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स जो है वो मेनली जिम्नोस्पर्म में होती हैं और वही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 29 पे आते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस बाय कंपेनियन सेल्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, ट्रैकेट्स, या फिर सीव एलिमेंट्स। तो मेन कंडक्शन तो आप जानते हैं कि कंपेनियन सेल्स बेहद मदद कर रहे हैं सीव ट्यूब्स की कंडक्शन में, लेकिन मेन कंडक्शन करवाने वाला कौन है, तो वो वही है आपका सीव ट्यूब्स, है ना, जिसमें आप जाओगे सीव प्लेट्स होंगी, छन की खाना नीचे जाएगा, हर पार्ट्स तक लेके जाएंगे उसको, ये सारे काम चलने वाले हैं। तो मेंस 2010 का ये सवाल था, तो बहुत इजी सवाल है ना, बट कंडीशन इज कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको याद हो, बिकॉज पता होना और याद होने में भी डिफरेंस है ना। एग्जाम में तुम देख रहे हो तुम्हें याद नहीं रहता, है ना, और तुम बुक खोल के बैठे तुम्हें सब कुछ याद रहता है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट इन बार्ले सीड। बार्ले के आप जानते हैं एक मोनोकॉट है, और मोनोकॉट के अंदर जनरली क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, क्लोज्ड और स्कैटर्ड। मोनोकॉट है तो देखो क्लोज होगा, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो क्लोज है, और दूसरा स्कैटर्ड, फैला हुआ होता है। ऐसे नहीं कि रिंग फॉर्म में अरेंज हो रखा है या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है, नहीं, वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, ठीक है। इसमें जो वो होता है ना वेसल्स वगैरह, ये वेस्कुलर सिस्टम टोटली इस तरीके से स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा। ओके, दिस इज डन। 31 पे आते हैं। 31 इज सेइंग पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। लीफ में डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट कैसी होती है, डोर्सली वेंट्रल। मोनोकॉट कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल। डाइकॉट में आप जानते हैं कि वी आर हैविंग द एपिडर्मिस अपर एंड लोअर। लोअर में ज्यादा क्या होंगे आपके पास, स्ट्रोमेटा, जिसके आसपास गार्ड सेल्स होंगी। बीच में जो मीजोफिल होती है ना, इट्स लाइक दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये मीजोफिल सेल्स ने आपस में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। मुझे नहीं पता सवाल क्या पूछा गया है, मोनोकॉट या डाइकॉट देख लेते हैं एक बार, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो पैलिसेड कह रहा है, तो मतलब डाइकॉट की बात कर रहे हैं। डाइकॉट में जो आपके पास क्या है, जो मीजोफिल सेल्स है वो अरेंज हो रखे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे ऊपर वाले जो है ये पैलिसेड है। पैलिसेड का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, पास पास चिपके पड़े हैं, है ना। और वहीं दूसरे नीचे वाले कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, जिनमें एरेनकाइमा भरा होता है। दीज आर स्पॉन्जी, है दोनों मीजोफिल लेकिन बस टाइप्स अलग है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट। और इसमें क्या है, एरेनकाइमा भरा हुआ है, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार
ये पाया जाएगा आपके सॉर्गम में, जिसे ज्वार भी कहते हैं हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में। तो जो सॉर्गम होगा उसे ज्वार कहते हैं, वो एक मोनोकॉट है। और मोनोकॉट में आप देखोगे पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होता, ये डाइकॉट की कंडीशन है। मोनोकॉट में सब सेम होंगे, कोई भेदभाव नहीं, सब सेम, एग्जैक्टली सेम, हंसते खेलते हैं मुस्कुराते हैं, सब सेम। ठीक है, 32 पे आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमिकल फेयरली ओल्ड डाइकोटिलीडॉन्स रूट्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलीडॉन स्टेम। तो स्टेम और रूट डाइकॉट की डिफरेंशिएट करना है। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम नहीं सर, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स नहीं, पोजीशंस ऑफ प्रोटोजाइलम, और लास्ट है आपके पास सेकेंडरी जाइलम। तो प्रोटोजाइलम की मदद से ही आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन अगेन है ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, मगर था यही, तो बस शक्ल बदल के आ गया था, तो हमने उसे किया था। तो आपको याद होगा इसका आंसर क्या है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट के। 33 क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ क्लम ऑफ शुगर केन। तो ऑब्वियसली यार है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से वो अलग अलग लेंथ इंटरनोड की आपको देखने को मिलती है। ये सवाल कुछ मॉर्फोलॉजी से भी मिलता जुलता सवाल है। 33 हो गया। 34 पे आए। Passes cells are the thin-walled phloem element that serves as an entry point for substances for transportation of other plant part. Testa of seed नहीं होगा. Central region of the style no. Endodermis of root facilitating the rapid transportation of water from the cortex to pericycle. This is correct. Cortex और pericycle के बीच में आप जानते हैं कि we are having what? Endodermis, और उस endodermis में पाई जाती है क्या आपकी passage cells. passage cells मैंने लिखा भी है नोट्स में, आप एक बार देख लेना, आपको मिल जाएगा इनके बारे में ना, आप रीड कर लेना एक बार। देखो ये रहा विद पासेज सेल्स। तो ये आपके पास एंडोडर्मिस की का पार्ट है ये पासेज सेल्स, जो कि कंडक्शन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब ढूंढो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ वेसल्स एलिमेंट्स एंड द सीप ट्यूब्स। तो वेसल्स एलिमेंट्स और सीप ट्यूब में क्या सिमिलरिटी है। तो वेसल्स का आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको सीप ट्यूब पता होगा। सीप ट्यूब्स जो होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन्होंने अपना न्यूक्लियस दान कर दिया कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूक्लियस दान कर देते हैं। तो दान कर दिया किसको, आपके कंपेनियन सेल्स को, तो वो उनका न्यूक्लियस शेयर करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करो कि यार जो वेसल एलिमेंट्स है ये भी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। दे आर डेड सेल्स बिकॉज मोस्टली जाइलम जो है वो डेड है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन जो है वो दोनों में ही कॉमन है, जो कि है ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड। अगला सवाल 36 कह रहा है इन अ वुडी डाइकोटिलीडॉन्स ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू की बात कर रहा है, तो प्राइमरी टिश्यू क्या सब पार्ट में होंगे, नहीं। आपको जानते पता है कि जो ट्रंक है उसमें तो सेकेंडरी टिश्यू होगा। ठीक है, स्टेम एंड रूट्स, तो जरूरी नहीं कि यार स्टेम और रूट में सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी भी होता है इनमें, आप जानते हो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीफ। हाँ, इसमें हमेशा क्या होगा, आपका सिर्फ प्राइमरी वाला पार्ट ही पाया जाएगा। दैट इज मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। कब आया था ये, 2005 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप टू अपवर्ड द 4 जोन्स। अगर आप रूट में टिप से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, नीला आसमान है ना, तो ऐसा ही कुछ दिखेगा हमें। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पार्ट्स के रेफरेंस में, तो हम कहेंगे यार सबसे नीचे आपकी रूट कैप होगी, फिर आएगा आपका जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब सेल डिवीजन होने वाली है। तो पहले होगी रूट कैप, फिर होगी सेल डिवीजन, दोनों में ही सेम है। नेक्स्ट सेल डिवीजन के बाद कौन सा जोन आता है, जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी तो एनलार्जमेंट, हाँ, फिर आएगा इनलार्जमेंट, फिर आएगा मैचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, 38 पे आते हैं। कह रहा है अपाइकल मेरिस्टेम इन द रूट इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट्स। अपाइकल टिप पे डिवाइड करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो इट्स लाइक बिना गाजर का हलवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 39 पे। कह रहे द एल्यूरॉन लेयर इन द मेज। तो अगर आपको याद हो, मेज का एक हमने सीड का डायग्राम पढ़ा था, है ना, इन द चैप्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th में, सॉरी 12th में, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। और कुछ ऐसा सा डायग्राम था जहाँ पे ये था हमारे पास एक एम्ब्रियो,
एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये इस तरीके से कवर करती है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होता है। इसमें से ये वाली जो लेयर थी, अगर आपको याद हो, दिस इज द लेयर कॉल्ड एज अ एल्यूरोन लेयर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, दिस वाज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल, दिस इज कॉलराइजा, दिस इज कॉलेप्टाइल, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गया आपके पास एंडोस्पर्म। ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो दिस इज द एल्यूरोन लेयर, जो कैसे होता है, प्रोटीनेशियस इन लेयर होती है, ठीक है। प्लॉइडी कैसे होती है इसकी, प्लॉइडी इज 3n, ठीक है। प्लॉइडी इज 3n बिकॉज एंडोस्पर्म आप जानते हैं 3n है, तो एंडोस्पर्म से ही ये बनी है, तो एंडोस्पर्म से ही बनी है तो ये भी 3n होगी, ठीक है। 39 हो गया। 40 क्वेश्चन पे आते हैं। 40 क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफ्यूज पोरस वुड आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इट। तो डिफ्यूज की बात करें आप, देखो दो तरह की आपके पास होती है। पोरस की बात करते हैं पहले, डिफ्यूज की बात बाद में करेंगे। पोरस की अगर मैं बात करूं तो पोरस दो तरह की ट्रीज होंगे आपके पास, कुछ ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा पोर्स हो, मतलब उनके पास जाइलम जो है वो पोरस होगा, तो मतलब ऐसे वाली ट्री जिसमें पोर्स प्रेजेंट है। कुछ जिनमें पोर्स ना हो उन्हें आप कहते हो नॉन पोरस, दीज आर पोरस, ठीक है। और अगर ये पोरस हैं तो इनमें आप फर्दर दो डिवाइड करोगे, या तो वो होंगे डिफ्यूज्ड या फिर वो होंगे नॉन डिफ्यूज्ड। मतलब कि जो उनमें आपके पास वेस्कुलर बंडल्स हैं, अगर को वो एक तरीके से रिंग में मतलब पूरे फैले पड़े हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो फैले पड़े हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड। तो हम कहेंगे कि यार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि उनमें डिफ्यूज्ड पोरस वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज पोरस वुड्स जो है वो पाई जाएंगे आपके ट्रॉपिक्स के अंदर, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे जो कि है 41, क्वेश्चन नंबर 41। जिक्र करते हैं इसका। तो भाई ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद वाइड ल्यूमेन, या ट्रैकेट्स जो है ये मल्टी सेलुलर है मगर पतला ल्यूमेन है। तो आप जानते हैं ट्रैकेट्स का और ट्रैकेट्स जो है और वेसल्स जो है, वेसल्स का वाइड ल्यूमेन है मगर दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, ट्रैकेट्स भी मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। वेसल्स आर यूनिसेलुलर बट नैरो ल्यूमेन, या फिर वेसल्स आर यूनिसेलुलर बट वाइड ल्यूमेन। तो आप कहेंगे कि वेसल्स जो है वो नैरो ल्यूमेन तो होता नहीं है, ट्रैकेट्स का वाइड ल्यूमेन जरूर हो सकता है, ठीक है। थोड़े से मतलब कॉर्नर से पॉइंटेड है, कॉर्नर से तो ये पॉइंटेड है, मतलब ल्यूमेन बहुत कम है, मगर सेंटर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक ल्यूमेन इनके पास होता है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, या फिर मोर प्रेफर्ड आंसर, ठीक है। 42 कह रहा है ऑक्सिलरी बर्ड्स और जो टर्मिनल बर्ड्स हैं दे ड्राइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। तो एक्सिलरी बर्ड जो आप जानते हैं कि दिस इज द पार्ट स्टेम, ये इसकी ब्रांच है, यहां से निकलने वाला एक एक्सियल बर्ड, दिस लोकेशन दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ एक्सियल एंगल। तो यहां से जो बर्ड आएगा वो कौन सा होगा, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। और टर्मिनल बर्ड आप जानते हैं कि अगर ये टर्मिनल है तो दिस इज द टर्मिनल बर्ड, ड्राइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, अपाइकल मेरिस्टेम या फिर पैरेन्काइमा। तो नाम से ही समझ पा रहे हैं हम इस सवाल को, क्यों ही दिया ये सवाल, नहीं क्यों, क्या चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन देके हमें कि हमने चैप्टर का नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। 43 पे आते हैं, कह रहा है 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, 4 की बात कर रहा है, मतलब टेट्रार्ड की बात कर रहे हैं। टेट्रार्ड की बात करें तो वो डाइकॉट में होगा या मोनोकॉट में, मोनोकॉट में ज्यादा होते हैं, है ना, पॉली आर्क कंडीशन होती है। तो दिस इज फाउंड इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट, क्योंकि रेडियल की बात हो रही है और रेडियल कंडीशन सिर्फ रूट में पाई जाती है, तो रूट का ये आंसर होगा। 44 पे आते हैं। 44 कह रहा है वेसल्स आर फाउंड इन ऑल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, most of the angiosperm and few gymnosperms, all angiosperm and all gymnosperm and all some pteridophytes, या ये। तो आपका ये ऑप्शन नंबर होगा सर बी वाला, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ऐसे नहीं कह रहा मैं सब में होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पाई जाती है वेसल्स, और जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, मगर तीन ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिसमें पाई भी जाती है। एग्जाम्पल भी एक काम लिख लो, क्या होंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होंगे यार कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें देखो वेसल्स सारे एंजियोस्पर्म में होते हैं मगर 3 को छोड़ के, वो 3 कौन है, वो 3 है गिनेटम, इफेड्रा और वेलविच
वेल्विटसिया, वेल्विटसिया। और किसी भी जिम्नोस्पर्म में आपका वेसल्स नहीं पाए जाएंगे एक्सेप्ट 3। वो 3 कौन से हैं? पहला है आपका ट्रोकोकॉन्ड्रेशिया, दूसरा है ट्रोकोकॉन्ड्रेशिया नहीं है, ट्रोकोडेंड्रेशिया है, सॉरी इट्स डेंड्रेशिया, ट्रोकोडेंड्रेशिया। और दूसरा जो है टेट्रा एंट्रेशिया और विंटरेशिया। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जिनमें जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 3-4 बार लिखो, याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगले पे आते हैं। 45 जो आपके पास कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आपको अगर याद हो या मतलब आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि दिस इज व्हाट वी हैव द पेरिसाइकिल, या ये एपिडर्मिस मान लो, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर हो गया आपकी हाइपोडर्मिस अगर को स्टेम है तो। हाइपोडर्मिस के बाद क्या आएगी आपकी एपिडर्मिस आ जाएगी। ये जो एपिडर्मिस है ना, अगर इसको जूम करोगे तो एपिडर्मिस में ना ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, बेसल सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनके बीच में, अच्छा इनके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इस तरीके से। इनके बीच में ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुब्रिन, जो इनको आपस में ब्लॉक कर देता है। ये सुब्रिन है। सुब्रिन क्या करेगा कि मान लो अगर पानी कंडक्शन हो रहा है रूट में, अब पानी कंडक्शन हो रहा है तो यार पानी जो है वो अपने साथ पता नहीं क्या लेके आ रहा है, हमें क्या पता, कोई जहर लेके आ जाए, नहीं पता। तो वो जो पानी यहाँ से आ रहा है वो पानी यार इनके सेल्स के बीच में से निकल जाएगा तो दिक्कत है, और निकल भी सकता है। लेकिन मान लो अगर हमने उसे मजबूर कर दिया कि नहीं भाई यहाँ से तो रास्ता बंद है, तेरे को जाना है तो तू इसके अंदर से जा, और जब वो इसके अंदर से जाएगा तो अंदर तो बैठा है न्यूक्लियस, वो चेकिंग कर लेगा प्रॉपर्ली एज अ चेक पोस्ट, तो जाने नहीं देगा अगर कुछ खतरा हुआ तो उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है वहां पे पाई जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। और वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये सुब्रिन का एक्यूमुलेशन करके यहां से पानी की कंडक्शन को रोक देगी और पानी फिर यहां से जाएगा मजबूरन। तो उसमें कोई अगर हार्मफुल एलिमेंट्स होंगे तो वो यहीं रोक ले जाएंगे, उनको धर लेंगे पकड़ से। ठीक है, तो हम कहेंगे यार एपिडर्मिस एंडोडर्मिस। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एंडोडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। 46 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलॉन स्टेम। एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब कि आपको पता है एंडोडर्मिस के अंदर वाला सारा का सारा पोर्शन क्या होता है, स्टेलर होता है ना। इंट्रास्टेलर, इसके बाहर जो बच गया, क्या बच गया, इसके बाद बच गया आपकी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, ये जो है ये है एक्स्ट्रा स्टेलर, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन। और इस एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके लिए कौन सा वाला मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है डाइकोटिलॉन स्टेम के अंदर। डाइकोटिलॉन स्टेम के अंदर डाइकोट की बात कर रहा है तो यार हमें पता है कि डाइकोट के अंदर डाइकोट और स्टेम की बात कर रहा है। और स्टेम है तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, बोल रहा हूं देखो, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे कि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों ही पाए जाएंगे आपकी, है ना, दोनों ही पाए जाएंगे। लेकिन 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 रुको, अब ये बात कर रहा है एक्स्ट्रा स्टेलर की, मतलब कि हम एपिडर्मिस के आसपास घूम रहे हैं, और अगर को हम एपिडर्मिस के आसपास हैं तो कौन काम आएगा, फैलोजन। आपको पता है कि अगर यहाँ से एपिडर्मिस फट गई तो इसके पास कौन से सेल आएंगे, यहाँ बन जाएगा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भाई बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा है ना शरीफ सा है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास कॉर्क कैम्बियम। लेकिन आप जानते हैं इसके ऊपर जो सेल्स आने वाली हैं, बदमाश सेल्स, लेग्निन से बनी हुई डेड सेल्स हैं, मुर्दा, है ना, लेग्निन से बनी हुई हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये, इसे आप कहते हो फैलम, और ये फैलम जो है यही है जो एक्स्ट्रा स्टेलर में अपना रोल प्ले करता है। तो फैलोजन इज द करेक्ट आंसर। ये फैलोजन है, ये फैलम है। फैलोजन ही है जो मेन काम कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना, तुम भी करो क्या पढ़ाई। तो फैलोजन इज द करेक्ट आंसर। अगला 47 लास्ट 3 क्वेश्चन बचे, कह रहे थे पैडिडम इंक्लूड्स। पैडिडम में क्या आता है तो आप जानते हैं, ऑल ऑफ दिस पढ़ा चुका हूं पहले, सवाल भी हो चुका है ना। 48 पे आते हैं, कह रहे हैं एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर होने के बाद, मतलब मैच्योर होने से पहले तो है न्यूक्लियस लेकिन मैच्योर होने के बाद नहीं होता, तो वो कौन है, वो है आपकी
सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, ठीक है। सीव सेल्स के पास पहले होगा, लेकिन बाद में वो अपना न्यूक्लियस दान कर देंगे और सिर्फ एक कार्य में लग जाएंगे, जो कि है फूड कंडक्शन, ठीक है। 49 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स तो स्क्लेरेट्स अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा है आपके स्क्लेरेट्स और डाइकॉट की रूट्स में हमने पढ़ा है ना। दीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, या फिर फाउंड इन द नट शेल्स, गुआवा, पियर, या फिर दे आर कॉल्ड स्टोन सेल्स, या दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्क्लेरेनकाइमा विद द फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा विद द फाइबर्स। तो भाई स्क्लेरेट्स जो हैं ये वैसे तो देखो लिविंग सेल्स हैं, है ना। वैसे तो ये लिविंग सेल, देखो यार यही करेक्ट आंसर होगा, है ना, बिकॉज सवाल पूछ रहा है नॉट ट्रू, कौन सी वाली गलत है। तो स्क्लेरेट्स आर, मैंने शायद आपको लिविंग बोल दिया, दे आर नॉट लिविंग सेल्स, है ना। स्क्लेरेट्स जो है वो डेड सेल्स होती है। ये आपके सपोटा एग्जाम्पल आपको पता होगा, सपोटा, चीकू चीकू के अंदर आप देखो ना, खाते हो तो आपको हल्का हल्का सा ना स्टोनी फील होता है, रफ सा फील होता है। जैसे आप बनाना खाओगे तो बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है ना। लेकिन वही सपोटा खाओ तो चीकू जो होता है वो बहुत थोड़ा सा रफ सा आपको फील होगा, है ना, रफ सा फील होगा, जैसे कीवी हो गई। तो इनमें क्या होता है, स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेट्स जो है उनको स्टोनी अपीयरेंस देते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस फर्स्ट वाला जो है लिविंग सेल नहीं होते, दे आर डेड सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स। आते हैं आखिरी सवाल पे हमारी आज की इस मुलाकात में, फिर हम लेंगे अलविदा। देवी और सज्जनों, आपसे लेंगे अलविदा, है ना, पढ़ लेना। तो एज अ ट्री ग्रो ओल्डर, which of the following increases more rapidly in thickness? More rapidly in thickness. तो जैसे जैसे ट्री एक बूढ़ा होते जाएगा, बुढ़ापा आएगा उसका, तो उसमें से क्या चीज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी? तो वो होगा उसका हार्डवुड। सेंट्रल वाला पार्ट है, सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम जो है वो ग्रो करेगा और वुड को कन्वर्ट करता जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दैट्स इज द करेक्ट आंसर। 1994, है ना, सिंस 1994 में ये सवाल आया था और ये सवाल भी हमने यहाँ पे कंडक्ट कर लिया है। तो बॉस शॉर्ट नोट्स आपको मिल चुके हैं। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप कर ज़रूर लेंगे, है ना। और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम मिलेंगे हमारे आने वाली क्लास में, और ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इनके आंसर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे देना। 51, 52, 53, 54 4 क्वेश्चन है, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको ऐसी कोई और टॉपिक पढ़ना है मेरे से, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम लक्ष्य सर और XYZ जो टॉपिक आपको पढ़ना है, या फिर आप नीट निकेतन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे हमारी आने वाली क्लास में, और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टडीज, एंड बाय बाय, टेक केयर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.